आप सभी हाजरीनों को मेरा सलाम। हर बार की तरह तहे दिल से हम आप सभी हाजरीनों के शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ चले हैं सैरो सियाहत पर। एक बार फिर से मैं सनम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ हमारे इस खास शो पर जिसका नाम है सैरो सियाहत। दोस्तों, तारीखी जगहों पर घूमने का अलग ही मजा है, लेकिन साथ में अगर कुछ बाग बागीचे भी हों तो उन तारीखी जगहों पर चार चांद लग जाते हैं। इसलिए आज हम घूमने चल रहे हैं बागों की नगरी बेंगलोर में। बेंगलोर है सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागात की सरजमीन। बेंगलोर कर्नाटका की दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मशहूर है अपनी तारीखी जगहों के लिए। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों के आला अफसरों का मानना है कि हिंदुस्तान में कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए बेंगलोर सबसे उम्दा जगह है। और वैसे भी कारोबारी दुनिया में बेंगलोर मशहूर है अपने बड़े कारखानों के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए और फौजी अड्डों के लिए। ये जो बड़ी सी इमारत आप देख रहे हैं, ये इमारत किसी भी तरह से तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ये है कर्नाटका की विधानसभा। ये इमारत हिंदी इस्लामी तौर तरीके की जीती जागती मिसाल है। इस इमारत की बनावट शुरू हुई थी 1950 में। जनाब कंगल हनुमंथैया 1951 से लेकर 1956 तक कर्नाटका के वजीर आला थे। वो इस खूबसूरत इमारत को बनवाने के लिए और इसके बेहतरीन नक्शे के लिए कई बार यूरोप, अमेरिका और न जाने कितने मुल्कों में गए। इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद था कि ये इमारत दुनिया की मशहूर, खूबसूरत और तारीखी इमारत बन सके, जो कि वाकई में बनी भी। इस इमारत का बुनियादी पत्थर 13 जुलाई 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 1956 में ये इमारत पूरी तरह बनकर तैयार हो गई थी। इस इमारत की तारीफ में और क्या कहें जब इसे जुनूब हिंदुस्तान का ताजमहल कहा गया है। थोड़ी देर पहले जिक्र था कुछ सरकारी इमारतों का, लेकिन वजूद जहां से मिलता है इस तारीखी शहर को, यहाँ के सुल्तानों को, वो है बेंगलोर शहर के मशहूर महल। हर इंसान का सपना महलों में रहने का होता है। आज की इस दुनिया में तो ये मुश्किल है, लेकिन दूसरों की खुशियों के बारे में जानना किसी खुशी से कम नहीं है। तो आइए डालते हैं एक नजर बेंगलोर शहर के खूबसूरत महलों पर। बेंगलोर शहर के दिल में बनी इमारत जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं बेंगलोर पैलेस। इस इमारत को खास तौर पर इस तरह से बनवाया गया है कि ये देखने में इंग्लैंड की मशहूर इमारत विंडसर कैसल की तरह दिखाई देती है। इस महल को रेव गैरेट, जो कि बेंगलोर सेंट्रल स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे, उन्होंने बनवाना शुरू किया था। इस बेहद खूबसूरत महल को बनने में तकरीबन 80 साल लगे। इस महल की बनावट 1862 में शुरू हुई और सन 1944 में पूरी तरह खत्म हुई। जब ये महल सिर्फ आधा ही बना था, तभी 1884 में चमराजा वोडेयार ने इस महल को खरीद लिया, जो कि उस वक्त मैसूर के सुल्तान थे। आज भी इस महल का मालिकाना कब्जा वोडेयार शहंशाहों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले जनाब कांतादत्त नरसिम्हा राजा वोडेयार के पास है। खूबसूरत बागीचे को देखकर यही ख्याल आता है कि क्या ये बेंगलोर पैलेस इतना खूबसूरत लगता अगर ये बागीचा यहाँ नहीं होता। ये तो हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये सही है कि बेंगलोर पैलेस की खूबसूरती को चार चांद जरूर लगाता है यहाँ का ये बागीचा। ये बाकी सभी बागीचों से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ की खूबसूरत और दिल को सुकून पहुँचाने वाली चीजें
जन्नत के किसी नजारे का एहसास दिलाती हैं। यहाँ के परिंदे, यहाँ की सर्द हवाएं, यहाँ का सब्ज माहौल हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। बैंगलोर पैलेस की अंदरूनी दीवारों पर जो मुसव्वरी की गई है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यहाँ पर कायम हर एक खंबा, हर दरो दीवार इतने खूबसूरत तरीके से सजाए गए हैं कि लोग तारीफ करते थकते नहीं हैं। यहाँ हरे और सफेद रंग का इतनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है कि यहाँ आने वाले तमाम सयाह हैरान रह जाते हैं। यहाँ की छतों पर किया गया लकड़ी का काम बेहद दिलफरेब और खूबसूरत दिखाई देता है। एक और बात पर अगर आप गौर फरमाएं तो वो है इस महल का रखरखाव। जी हाँ, इतने शानदार महल की खूबसूरती को बरकरार रखना वाकई काबिले तारीफ है। अब हम जिस कमरे में पहुंच गए हैं, उसकी अपनी एक अलग शिनाख्त है। यहाँ की दीवारों पर किए गए पीले रंग का खूबसूरत इस्तेमाल वाकई दिलनशी है। इस कमरे में मौजूद एक से बढ़कर एक खूबसूरत बुत और साजो सामान हमें बीते दौर की यादों में ले जाते हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि महल के इस अहम बड़े कमरे में लिफ्ट की सहूलियत मुहैया कराई गई है। ये कोई आम लिफ्ट नहीं है। इस लिफ्ट के दरवाजे को सागवान की लकड़ी से बनवाया गया है और जब आप इस जीने की तरफ रुख करेंगे तो इसकी खूबसूरती की वजह से आप इस जीने पर पैर ना रख पाएंगे कि कहीं ये मैले ना हो जाएं। लेकिन इसकी खूबसूरती को पास से देखने के लिए हमें इन जीनों पर से होकर ही जाना होता है। इन जीनों के बगल में लगी हुई लकड़ी पर की गई नक्काशी सयाहों को हैरान कर देती है और यहाँ की गई नक्काशी की कोई भी तारीफ करते थकता नहीं है। इन जीनों से होकर जब हम इस ऊपर वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो हमें खुद पर यकीन नहीं होता कि हम इतनी आलीशान जगह पर आए हुए हैं। यहाँ आकर हमें एहसास होता है कि खूबसूरती की कोई सरहद नहीं होती और ना ही सरहद होती है शहंशाहों की शान की। एक और खास बात यह है कि इस आलीशान महल को सुल्तान वोडेयार ने 1884 में सिर्फ 40,000 रुपयों में खरीदा था। आज के जमाने में 40,000 में एक छोटा सा कमरा भी नहीं मिलता। वक्त बदल गया, चीजें बदल गई और बदल गई कीमतें भी, लेकिन हिंदुस्तान की कशिश ना तो बदली है और ना ही बदलेगी। बैंगलोर में आप आए हुए हों और आपने टीपू महल नहीं देखा तो यकीन मानिए आपने अपने सफर को अंजाम नहीं दिया। टीपू सुल्तान का महल बैंगलोर में अपने आप में एक वजूद रखता है। टीपू सुल्तान के महल की बनावट और इसके महल के इर्द गिर्द बने बगीचे मिसाल हैं मुगलों की कारीगरी और देखरेख की।
इस महल को टीपू सुल्तान के गर्मियों का महल भी कहा जाता है। इस महल को बनाने की शुरुआत की थी टीपू सुल्तान के वालिद जनाब हैदर अली ने। इस महल को दूर से देखा जाए तो ये श्रीरंगापट्टनम के दरिया दौलत महल जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों ही महलों को कितने खूबसूरत और अलग ढंग से बनवाया गया है, इसका पता तभी चलता है जब इस महल के अंदर जाकर आप इस महल में की गई कारीगरी देखते हैं। इस महल को बहुत ही महंगी गुलाब की लकड़ी से सजाया गया है। इतने बारीक ढंग से की गई मुसव्विरी आपको बिना जोर लगाए ही पुराने जमाने में पहुंचा देती है। इस बेइंतहा खूबसूरत महल को टीपू सुल्तान रश्के जन्नत के नाम से पुकारते थे। इसकी दीवारें गहरे कत्थई रंग से रंगी हुई हैं। छत हो, दीवार हो या फिर हो फर्श, इतने रंगों से मुसव्विरी की गई है कि आप चाह कर भी गिन नहीं पाएंगे। इतने साफ सुथरे ढंग से यहाँ पर मुसव्विरी की गई है कि ऐसा लगता है कि चारों तरफ दीवारों और छत पर शाही कालीन लगा दिया गया हो। महल को इतने साल हो गए, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ सामान इस कदर संभाल के रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि कल ही खरीद कर यहाँ पर सजाया हो। यहाँ के बड़े कमरे के जीने देखकर और इन जीनों पर की गई लकड़ी का काम वाकई काबिले तारीफ है। जब आप पूरी तरह ये महल घूम चुके होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इस महल के खूबसूरत बगीचे में बैठकर आप इस दिलकश महल को तकते रहें। वाह क्या महल थे, क्या थी शानो शौकत यहाँ के हुक्मरानों की। काश हम भी होते कहीं के हुक्मरान तो अपना भी होता कहीं ऐसा ही आशियां। लेकिन उससे भी पहले होता वहाँ पे एक सुंदर सा बागीचा, जहाँ होते खूबसूरत फूल, पौधे और दरख्त। उन दरख्तों की ठंडी छांव में हम भी कभी ख्वाबों में खो जाते। जनाब, बाग बागीचे होते ही इतने दिलकश हैं कि वहाँ की ठंडी हवा में घंटों आप दिन में भी हसीन ख्वाब देख सकते हैं। तो चलते हैं एक ऐसे ही दिलफरेब बाग, लाल बाग में। लाल बाग एक शाही बागीचा है। जब ये बनना शुरू हुआ था तो उस वक्त सन 1760 में ये बागीचा सिर्फ 40 एकड़ में फैला हुआ था। आज की तारीख में ये बाग 40 एकड़ से बढ़कर 240 एकड़ में फैल गया है, जो इस बेइंतहा दिलचस्प बाग की तरक्की का जीता जागता सबूत है। इस खूबसूरत बागीचे को बनाने की जिम्मेदारी मशहूर सुल्तान हैदर अली ने ली थी। इस बागीचे को मुगलिया तौर तरीके से बनवाया गया था। हैदर अली के बाद इस बागीचे को खूबसूरत से बेइंतहा खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी उठाई टीपू सुल्तान ने। बाद में अंग्रेजों ने भी इसे काफी हद तक संवारा। इस वक्त ये बागीचा द डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर महकमा कर्नाटका की देखरेख में है। इस बाग को सरकारी बाग का दर्जा मिला सन 1856 में। तभी से लगातार यहाँ पर पेड़ पौधों की अलग अलग किस्मों पर इजाद और पढ़ाई की जाती है। इस नाबताती बाग की कामयाबियों के बारे में तो तब पता चलता है जब इसे एशिया के चंद सबसे ज्यादा मालूमात लेने और खूबसूरत बागों में गिना जाता है। इस बाग के चारों तरफ घूमने के लिए इसमें पक्की सड़क बनाई गई है। इस बाग में जाने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं। इस बाग में आपको 1800 से भी ज्यादा अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इस नाबाताती बाग में एक बेइंतहा खूबसूरत ग्लास हाउस बना हुआ है जो सयाहों का दिल जीत लेता है। पूरी तरह कांच का बना हुआ ये घर जानम जॉन कैमरून ने बनवाया था।
ये ग्लास हाउस देखने में इंग्लैंड के क्रिस्टल पैलेस के जैसे दिखता है। इस एक लाल बाग में ही कई और चीजें भी हैं घूमने लायक, जैसे कि यहाँ के तालाब और तालाबों में तैरती हुई सफेद बतख। दोस्तों, अभी और भी मजे बाकी हैं। अभी और भी बाग हैं मस्ती भरे। बगीचों की खूबसूरती के साथ साथ वहां पर कुछ मजेदार चीज भी होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही अलग तरह के बाग में जहां हमें सीखने और खेलने कूदने को मिले। ऐसा ही एक बाग है कब्बन पार्क। कब्बन पार्क एक तारीखी और बेहद खूबसूरत जगह मानी जाती है बैंगलोर से जुड़ी सियाहत की किताबों में। ये खूबसूरत बाग 250 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी तश्कील सन 1864 में सर रिचर्ड सैंकी ने की थी। इस बाग का नाम कब्बन पार्क पड़ा बैंगलोर के मशहूर कमिश्नर सर मार्क कब्बन से। इस बाग को बेहतर से बेहतरीन बनाने में सर मार्क कब्बन ने बड़ी मदद की थी। इस कब्बन पार्क का गुलाब बाग वाकई देखने लायक है। कई तरह के नायाब गुलाब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अजायब घरों की तफरीह करने तो हम कई बार आपको लेके गए हैं, लेकिन ये अजायब घर है कुछ अलग किस्म का। तो आइए चलते हैं विश्वेश्वरैया सन्नती और फन्नियाती अजायब घर में। ये अजायब घर हिंदुस्तान के मशहूर इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया के मान में बनवाया गया था। इस अजायब घर की हर एक मंजिल मंसूब की गई है साइंस के करिश्मों की इजाद करने के लिए। इस अजायब घर में नए नए तरीके के इंजन इजाद किए जाते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यहाँ पर हिंदुस्तान के लड़ाकू हवाई जहाजों के इंजन भी इजाद किए जाते हैं। दूसरी जगह जो है उसे इलेक्ट्रोटेक्निक हॉल कहते हैं। यहाँ पर तमाम बिजली से चलने वाली चीजों पर काम और पढ़ाई की जाती है। म्यूजियम के अंदर कई चीजों के नमूने मौजूद हैं। अगर आप यहाँ इस म्यूजियम में आएं, तो आपके पास वक्त की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद हर एक चीज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और नई उम्र के बच्चों में तो इन चीजों के लिए बेहद दिलचस्पी रहती है। वैसे हम भी इन सभी चीजों का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, लेकिन इस बात पर कोई गौर नहीं करता कि आखिर ये जहाज, ये रेल, ये गाड़ियां चलते कैसे हैं। जिन रॉकेटनुमा सैटेलाइट के जरिए आपको रोज टीवी पर मौसम का हाल देखने को मिलता है, ये वही सैटेलाइट का नमूना है जिसे आप देख रहे हैं। जंग में इस्तेमाल होने वाले हवाई जहाज भी इस अजायब घर में मौजूद हैं। इस विश्वेश्वरैया अजायब घर में घूमने सालाना करीब 10 लाख सयाह आते हैं। दिन भर घूमकर दिल तो नहीं भरा हमारा, तो सोचा कि किसी तालाब के किनारे बैठकर ठंडी हवा का लुत्फ उठाया जाए। तो हमने सोचा कि भाई बैंगलोर के तालाब तो बड़े ही मशहूर हैं, क्यों ना कुछ देर बातें करें हम पानी से मुताल्लिक। सो आ गए उलसूर लेक। ये तालाब बैंगलोर के शिमाली मशरिकी हिस्से में है, एमजी रोड के बड़े ही पास। इस तालाब को बनवाया था कैंप कॉडवेल सुल्तानों ने करीब दूसरी सदी में। ये तालाब 1.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है।
इस झील के बीचों बीच बना हुआ एक जजीरा है जिस पर कई दरख्त लगे हुए हैं। यहाँ इस जजीरे पर जाकर झील का नजारा और भी दिलचस्प हो जाता है। इस तालाब को कई साल पहले हलसूर तालाब भी कहते थे। ये नाम कब और कैसे बदल गया इसका तो पता नहीं, लेकिन इसकी कशिश आज भी नहीं बदली। अगर आप यहाँ आकर अपना पूरा दिन बिताना चाहें तो ये एक खुशगवार ख्याल होगा। यहाँ का पानी इतना साफ है कि आप इस पानी के अंदर तैरती हुई मछलियाँ भी देख सकते हैं। उलसूर तालाब को देखने के बाद हमारे दिल में किसी और तालाब को भी घूमने की चाहत जाग उठी और इसलिए हम आ गए सैंके टैंक। ये इंसानों के हाथों से बना हुआ तालाब है। वैसे देखने में आपको ये एक बड़े से टैंक के जैसा लगेगा जिसमें लबालब पानी भरा हुआ हो। ये हैरत अंगेज टैंक 15 एकड़ में बना हुआ है और इसका डायमीटर है करीब 800 मीटर। है ना चौंकाने वाली बात। आपने शायद ही कहीं पर इतना बड़ा टैंक देखा होगा। इस टैंक को बनवाया था कर्नल रिचर्ड ई सैंकी ने सन 1882 में। इस टैंक को खास तौर पर बेंगलोर के पानी की खपत के मद्देनजर रखते हुए बनवाया गया था। ये सैंकी टैंक आज भी बेंगलोर के कई इलाकों में पानी की कमी को पूरा करता है। दोस्तों, दिल बाग बाग हो गया और खुशनुमा भी। इस बाग के शहर की खूबियों को अपने जहन से जाने न दीजिएगा। माना कि अभी नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में दिलकश नज़ारों की कमी नहीं। उम्मीद है ये महलों, झीलों और बागों का सफर आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द फिर से आपसे रूबरू होंगे एक और खास जगह के साथ और करेंगे सैरो सियाहत। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।